हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि इंडिया में पोल्यूशन की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो रही है, खास करके दिल्ली दिल्ली जैसे शहरों में। और कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से कुछ हालत हमारी इंडियन करेंसी की भी हो गई है। पिछले कई महीनों से, कई सालों से लगातार हमारी इंडियन करेंसी जो है कमजोर होती चली जा रही है। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रीजन हो सकते हैं जिससे किसी भी देश की कंट्री कमजोर होती है या मजबूत होती है। और हालत हमारी इंडियन करेंसी की इतनी ज्यादा खराब है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तकरीबन 90 रुपए पे, मतलब ऑल टाइम लो पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसे बचाने के लिए हमारे देश के एमडी डॉक्टर, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, उनको स्टेप इन करना पड़ा। उन्हें आना पड़ा। उन्होंने क्या किया, 2,90,000 करोड़ की इंडियन करेंसी को बाय कर लिया, खरीद लिया। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है दोस्तों, इसे लॉन्ग टर्म में कोई खास भला होने वाला नहीं है, लेकिन रुपए को कुछ वक्त के लिए राहत मिल सकती है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि वो कौन से रीजंस होते हैं, मेजर रीजन, जो किसी भी कंट्री, किसी भी चीज का भाव तय करते हैं। सप्लाई और डिमांड को जो है वो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, 2015 में $1 की कीमत 61 रुपीज थी, और आज 2025, 10 साल के बाद, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो 90 रुपीज हो गई है। मतलब 2015 में 60 रुपए देके आप $1 खरीद सकते थे, लेकिन अब 2025 में आपको तकरीबन तकरीबन 90 रुपीज देना होगा $1 खरीदने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स, आपका ट्रस्टेड गाइड फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में पहले समझते हैं दोस्त, किसी भी चीज की करेंसी में, किसी भी चीज की सब, किसी भी चीज की प्राइस ऊपर अप डाउन कैसे होती है, ऊपर नीचे कैसी होती है। ये एग्जैक्टली एक ही फॉर्मूला आपकी सब्जी मार्केट में, फिश मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या करेंसी मार्केट में होता है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर सप्लाई घटती है तो ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कौन से वो रीजन होते हैं जिससे हमारे देश की या किसी भी देश की करेंसी की मजबूत होती है या तो कमजोर होती है। दोस्तों, इसके तीन मेजर रीजन होते हैं। पहला है एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर है, इंडिया के जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो इंडियन इंडियन मार्केट में कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें रुपीस को बाय करना पड़ेगा, इसलिए हमारा रुपया भी मजबूत होगा और हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। और दोस्तों, जिस तरह से लगातार ये करेंसी गिरती हुई चली जा रही है, आज नहीं तो कल ये हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करने वाली है। और दूसरा रीजन होता है एक्सपोर्ट्स, तीसरा रीजन होता है एफआईएस। तो ये तो आपको काफी बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, भारी भरकम टाइप के, लेकिन घबराइए नहीं, इस वीडियो में सिंपल शब्दों में इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब एफडीआई का ये डेटा है पिछले साल का, और पिछले लगातार 4 से 5 सालों तक ये डेटा इसी तरह से मेंटेन है। एक्चुअली इससे बढ़ना चाहिए था। 81 बिलियन डॉलर का 81 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया इंडिया के बाहर से इन्वेस्टर ने यहाँ पे करके रखा हुआ है, और ये लगातार ये 5 सालों से स्टेबल चल रहा है। अगर आप इंडियन करेंसी में इस 81 बिलियन डॉलर को कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन तकरीबन 7,30,000 करोड़ रुपए बनते हैं। जी हाँ, 81 बिलियन डॉलर मतलब 7,30,000 करोड़ के आसपास में ये रकम बनती है, जो तकरीबन इंडिया के बाहर से इन्वेस्टरों ने इंडिया पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब अमाउंट के हिसाब से 81 बिलियन डॉलर या 7,30,000 करोड़, अमाउंट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अमाउंट लग रही होगी आपको। लेकिन दोस्तों, हर चीज को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है। अब इंडिया जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी साइज कंट्री के लिए क्या ये 7,30,000 करोड़ इनफ है? इसे समझते हैं एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू। जो कैलकुलेशन है वो होता है नेट एफडीआई टू जीडीपी रेशियो। तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये तकरीबन तकरीबन 0.7% है। और दोस्तों, इतना काफी नहीं है। अगर एफडीआई का इनफ्लो फ्यूचर में नहीं बढ़ता है या गवर्नमेंट जो है कोई बड़ा रिफॉर्म्स नहीं लाती है, तो मैं आपको बता दूं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, रुपया अब की बार 100 के पार। इसे अब फिर कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। भी दो मेजर रीजन और है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब समझते हैं कि पैसा बड़ा है, और नेट एफडीआई टू जीडीपी रेशो भी 0.7% है। अब इसको कैलकुलेशन को कैसे समझते, तो इसे समझने के लिए हम चाइना जैसी कंट्री का एक एग्जांपल लेना चाहेंगे दोस्तों। मैं माफी चाहता हूं, अभी एट प्रेजेंट लेवल पे, मतलब 2000 से 2025 के बीच में
चाइना से कंपेयर करना भी पाप होगा, वो हम नहीं कर पाते। इसलिए जो डेटा है ये 2000 से 2010 के बीच में डेटा है। तो अभी जो हमारा नेट एफडीआई रेट जीडीपी रेशो 0.7% से चल रहा है, वो तकरीबन 2000 से 2010 में चाइना का जो है वो 2 से 3% हुआ करता था। इसी ने आज चाइना को चाइना बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, भले अमाउंट आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन जरूर से जरूर इसमें गवर्नमेंट को बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने की जरूरत होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नंबर जो है काफी बड़ा नहीं है, इसमें काम करने की जरूरत है। अब एक बार दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये जो 7,30,000 करोड़ है, एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्टर में आए हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है सर्विसेज सेक्टर का। जो इंडिया की जो कंपनीज है वो आउट ऑफ कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आईटी सेक्टर्स हैं, कुछ कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट हैं, और 30% जो ये इन्वेस्टमेंट 7,030 करोड़ का, ये डायरेक्टली जो है सिंगापुर से आया हुआ है। मॉरिशस से भी है 17% के आसपास में। इसमें एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको इसको वीडियो चाहिए, कि मॉरिशस जैसा एक छोटा सा शहर 17% इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका हमारी कंट्री पे पड़ रहा है। तो इस बारे में भी वीडियो जरूर लाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम इस चैनल के थ्रू आपको शेयर करते रहते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके आस पड़ोस में दोस्त रिश्तेदारों को भी पता चल सके कि वो तो सुन रहे हैं ना लगातार, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, लेकिन उसकी असली वजह क्या है, उसमें क्या रिफॉर्म्स लाया जा सकता है जिससे वो रुपया वापस से मजबूत हो सके, और हमारी इकोनॉमी में कोई खतरा ना हो और स्टेबल बनी रहे। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, दूसरा और मेजर रीजन होता है एफआईआई। एफडीआई जो है ओवरऑल कंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एफआईआई जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के कुछ अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं मार्केट में। जो आप भी चाहें तो किसी भी कंट्री के एफडीआई बन सकते हैं, एफआईएस बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपके पास उतना कैपिटल होता है तो। अब एफआईएस क्या करते हैं दोस्तों, इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सुनते रहते हैं कि आज निफ्टी ने 24,000 क्रॉस कर लिया, 25,000 क्रॉस कर लिया, और नया लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर लिया है। तो इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम देखी गई है दोस्तों। पिछले 6 महीने में एफआईआईज ने इंडियन मार्केट के शेयर लगातार बेचते चले जा रहे हैं। मतलब इंडियन मार्केट से पैसा प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, और अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो अमाउंट बन गया है दोस्तों 1,58,200 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट कोई छोटा नहीं है। कुछ ऐसे देश है जिनका ओवरऑल ये जीडीपी है। तो ये लगातार सेलिंग सेलिंग करते हुए चले जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो आपको बता दूं, जो निफ्टी 24,000 25,000 पे होल्ड करके रखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर की बदौलत रुका हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ऑलरेडी एफआईएस ने विड्रॉ कर चुका है। तो ये अपनी कंट्री में ले जाने के लिए अमाउंट उन्होंने रुपीस को लगातार सेल करते हुए चले जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो की शुरुआत में हमने बात की कि हमारा रुपया जो है वेंटिलेटर पे आ गया था, इसके लिए आरबीआई को बीच में आना पड़ा और उसे बचाने के लिए। देख लीजिए दोस्तों, 1,58,200 करोड़ जो है कजाकिस्तान, ग्रीस, अल्जीरिया, कुवैत, हंगरी जैसी कंट्री का ओवरऑल जीडीपी है। जो हमारा इंडियन का तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन का है, ये उनका उतना जीडीपी है। इतना पैसा मार्केट से, इंडियन मार्केट से बाहर जा चुका है, लगातार सेलिंग की जा रही है। तो पहला हमने डिस्कस किया एफडीआई के बारे में। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ नहीं रहा है, वो स्टेबल है। दूसरा और सबसे बड़ी परेशानी, एफआईएस लगातार मार्केट में, इंडियन मार्केट में सेलिंग करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और मेजर रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किसी कंट्री का एक्सपोर्ट्स डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो दूसरी कंट्री माल परचेस करने के लिए पहले आपको पेमेंट करनी होगी, तो रुपए को बाय करेगा और फिर आपको पेमेंट करेगा। तो दोस्तों, इंडिया जो है करंटली नेट 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 इंपोर्टर कंट्री बन के रह गया है। एक्सपोर्ट में हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजें चाइना से या बाकी दोस्तों से इंपोर्ट होती हुई चली आ रही है। इसीलिए दोस्तों, ये कहना अब मुझे डिफिकल्ट नहीं लग रहा है कि अब की बार रुपया 100 के पार। ये कुछ तरह की मुश्किलें आ रही है इंडियन करेंसी में। अब इसमें जो है वो एक बार देख लेते हैं कि इसमें अब इंडिया कौन से स्टैंड पे कहां पर खड़ा है। तो सरप्लस में रहना जरूरी होता है, या कम से कम जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन इंडिया, हमारा देश जो है वो ट्रेड डिफिशिएट में चल रहा है तकरीबन, और ये अमाउंट है $282 बिलियन, लगभग लगभग 25 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, और आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, पिछले साल अक्टूबर 2024 में हमारा जो है ट्रेड डिफिशिएट था $26 बिलियन का, और इस साल
अक्टूबर के महीने में ये पहुंच गया है तकरीबन तकरीबन 40 से 42 बिलियन डॉलर का। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, हम नेट इंपोर्टर कंट्री बन के रह गए हैं। तो इन चीजों को संभालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बजाय की एक्सपोर्ट करने के लिए। अब एक्सपोर्ट हमने सबसे ज्यादा क्या किया है उसके बारे में भी एक बात कर लेते हैं। तो ये ग्राफ देख लीजिए दोस्तों, एक्सपोर्ट जो हमारा लगातार गिरता चला जा रहा है और इंपोर्ट लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो जितना इंपोर्ट बढ़ता चला जाएगा उतना हमारा ट्रेड डिफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो चाइना जैसी कंट्री का भी एक बार एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब हमें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि काफी सारी कंट्रीज है, तो ये कैसा पता चले कि कितना करना है और कितना नहीं करना है, ठीक है। इससे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए, चाइना का ट्रेड डिफिसिट का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन वो उनकी जो ट्रेड है वो 1 ट्रिलियन सरप्लस चल रहे हैं, माइनस में नहीं है हमारी तरह 282 बिलियन डॉलर, वो सरप्लस में चल रहे हैं तकरीबन तकरीबन। तो चाइना जैसी कंट्री है जो ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करती है बाहर देशों को, मुल्कों में भेजती है, बेचती है, और इंपोर्ट कम करती है। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों ठीक इसका उल्टा है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं बजाय कि एक्सपोर्ट करने के। ठीक। अब इंडिया में जो एक्सपोर्ट्स जो इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है वो दो चीजें मेजर होती है, ऑयल और गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, जो अक्टूबर महीने में हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली थी, तो उसका जो आपने जंप देखा है 26 से सीधा 42 बिलियन डॉलर का, वो सिर्फ गोल्ड खरीदने की वजह से हुआ है। दिवाली आ गई, इंडियंस गए ऑल टाइम हाई पर गोल्ड खरीदने लगे और तकरीबन तकरीबन 35 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीद लिया। इसके वजह से ट्रेड डिफिसिट जो है हमारा वो बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल के बारे में बात करेंगे तो ऑयल जो है तकरीबन तकरीबन 161 बिलियन डॉलर का जो है ऑयल इंपोर्ट किया गया है। तो हमने इथेनॉल की भी प्रैक्टिस करके देख ली, वो काम नहीं कर रहा है। ईवी सेक्टर में भी हम कुछ खास नहीं कर पा रहे, तकरीबन 7 से 8% के आसपास में ही ईवी सेक्टर अभी भी हमारा परफॉर्म कर रहा है। और इंडिया में एक मेजर चीजें, मतलब इंडिया में एक चीज नोटिस की गई है कि जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाइपर होता है तभी हम इंडियंस जाते हैं गोल्ड खरीदने के लिए। जब सस्ता होता है तो डरे रहते हैं, ऑल टाइम पे हाया, दिवाली आई, और लगातार लगातार खरीदते खरीदते हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल डबल हो गया डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन मेजर रीजन है जिसमें हमें बहुत अच्छा करने की जरूरत है। आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही होगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इकोनॉमिक्स के लिए और रुपए के लिए, वो लगातार कमजोर होता हुआ चला जाएगा, तो काफी परेशानी होती भी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए एक कंट्री है हमारे पास जिसको हम लगातार एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आ गई कि लास्ट टाइम यूएस ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ प्लस रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से 25% की पेनल्टी भी लगा दी। तो टोटल हमारा ट्रेड टैरिफ जो है वो 50% के आसपास हो गया है। तो हम मतलब जो यूएसए में एक ही कंट्री थी जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाते थे, हमारी सर्विसेज, सोलर सोलर सिस्टम की जो प्रोडक्ट्स है, पार्ट्स है, वो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, उसमें भी तकरीबन हम कुछ खास नहीं कर पा रहे क्योंकि 50% का टैरिफ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि, चलिए तीन मेजर रीजन थे जहाँ पे हमने बात कर ली क्या खराब हो रहा है इंडिया में। एक रीजन ऐसा भी है जिसमें हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, वो है इंडिया का टूरिज्म। ठीक है, स्क्रीन पर आपका डेटा है दोस्तों, यहाँ पे अगस्त 25 तक 56 लाख फॉरेनर ने विजिट किया हुआ है। ये नंबर काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा दोस्तों, अभी हम चेक कर लेंगे, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, लेकिन ये नंबर काफी अच्छा है और हम इसे बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई 56 लाख फॉरेनर टूरिस्ट के विजिट में ना, इनका एवरेज डेली स्पेंड जो है ना सिर्फ $5 का था। तो $5 के होने की वजह से ये सस्ते होटल्स में सस्ते खाने खाते थे, उसके बाद जाते थे अपनी कंट्री में, बीमार पड़ जाते थे और ब्लॉग बना के यूट्यूब से हजारों रुपए कमाते थे। तो इसमें हमें अभी और अच्छा करने की जरूरत है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे इंडिया में टूरिस्ट विजिट 56 लाख के आसपास में था, 56 लाख के आसपास में, तो यहाँ पे देखिए टॉप पर फ्रांस है, 10 करोड़ विजिटर्स गए हैं फ्रांस में, स्पेन में 9.5 करोड़, बैंकॉक में 3 करोड़, दुबई और पेरिस जैसे शहर में मोटा माटी 2 करोड़ के आसपास में विजिटर गए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा करने की जरूरत है इसमें भी हमें। ठीक है, और दोस्तों ये है रेमिटेंस का डेटा, रेमिटेंस की न्यूज, इसमें हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर है। अब ये रेमिटेंस क्या होता है, मान लीजिए आपकी फैमिली में से कोई इंडिया के बाहर अर्निंग कर रहा है, जॉब पर है, बिजनेस पर है, तो वो आपको पैसे ट्रांसफर करता है मंथली रोजमर्रा की चीजों के लिए, या जो भी अमाउंट ट्रांसफर करता है, तो उन्हें अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए पहले रुपीस को खरीदना पड़ता है, उसके बाद से वो पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं या आपको मिल जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होने की वजह से
जो हमारा रुपया वेंटिलेटर तक पहुंच चुका था, उसको आरबीआई ने कुछ वक्त के लिए संभालने की कोशिश की। तकरीबन 2,90,000 करोड़ की बाइंग की है। तो जैसे व्यूवर्स, भाजी खरीदने के लिए भाजी मार्केट, फिश खरीदने के लिए फिश मार्केट, उसी तरह से रुपया खरीदने के लिए फॉरेक्स मार्केट में जाना होता है। इस मार्केट में किसी भी कंट्री का आप करेंसी खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही था। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।